ही गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सेव टैक्स फॉर द सैलरी अबव 5 लाख रुपीज। जी हाँ, तो देखिए, जिनकी भी सैलरी 5 लाख के ऊपर होती है उनके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन उस टैक्स को इजीली सेव किया जा सकता है। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है 2021 से मैंने जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए, तो जिन जिन लोगों की यहाँ पे सैलरी अबाउट द 5 लाख थी, तो उन्होंने यहाँ पे कैसे अपना टैक्स जो यहाँ पे सेव किया, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, क्या प्लानिंग रहती थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि मार्च 2022 के खत्म होने से पहले आप खुद भी जो है अपनी यहाँ पे टैक्स प्लानिंग कर सके। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर। तो देखिए, जब भी कोई पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करता है, तो अगर उसकी टोटल इनकम, मतलब उसके अंदर सारी इनकम आ गई, सैलरी आ गई, उसके फिक्स डिपॉजिट्स आ गई, उसके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ गए, सारी चीजें अगर वो सब मिला के यहाँ पे 5 लाख रुपए के अबाव चल जाती है, इवन 1 रुपया भी अगर अबाव चल जाता है, तो उसके ऊपर आपको 13,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता है। कई बार ना क्लाइंट्स हमसे भी बोलते हैं कि सर हमें इस साल ना निल रिटर्न फाइल नहीं करनी, हमें टैक्स पे करना है। तो हम उनको जब ये बताते हैं कि वो जो थोड़ा सा टैक्स आपको पे करना है, वो 13,000 रुपए तो शुरुआत होगी वहां से, उसके नीचे तो कोई है ही नहीं। मतलब 13,000 तो मिनिमम आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये ऑफिशियल इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर कैलकुलेटर है। तो यहां पे मैंने इनकम 5 लाख 1 रुपए एक्स्ट्रा यहां पे दिखा रखी है। तो आप देख सकते हैं 12,500 का टैक्स बन रहा है, और यहां पे आपको कोई भी यहां पे रिबेट नहीं मिलती है, और 500 रुपए लग के ये 13,000 रुपए टैक्स बन जाते हैं। वहीं पे मैं जैसे यहां पे 1 रुपए, ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 रुपए यहां पे मैं हटा देता हूं, तो आप देख सकते हैं ये 5 लाख रुपए हो चुका है। इसके ऊपर जो 12,500 रुपए का टैक्स था, और नीचे टैक्स यहां पे आपका निल हो गया। तो गाइस, ये निल इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे आपको 87A की रिबेट मिल जाती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो रिलीफ होती है 87A के अंदर, आखिर वो रिबेट होती क्या है। तो देखिए, गवर्नमेंट यहां पे आपको 12,500 रुपए का टैक्स का रिबेट देता है। गवर्नमेंट ये कहता है अगर आपकी इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज है, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो हम आपको यहाँ पे रिबेट दे देंगे, और ये रिबेट आपकी ओल्ड और न्यू टैक्स सीजन दोनों के अंदर एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस लग जाती है। कंडीशन ये लग जाती है कि वो जो बंदा है वो यहाँ पे रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। मतलब ये जो चीज है 87A की रिबेट, ये एनआरआई के लिए अवेलेबल नहीं है। तो एनआरआई की जितनी भी इनकम होगी, उसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा, उसके अंदर आपको 12,500 की छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी। सेकंड चीज ये गाइस, जो भी सीनियर सिटीजन है अबाउट द 80 ईयर ओल्ड, वो अगर अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हैं, तो उसमें आप 87A को यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। तीसरी चीज, जैसे मैंने बताया आपको कि ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के अंदर ये चीज एप्लीकेबल है। फोर्थ थिंग ये गाइस कि ये जो रिबेट है, आप अपनी जो भी नॉर्मल इनकम होगी जिसके ऊपर आपका जो टैक्स लगता है वो स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है, उसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं। प्लस आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होगा। आजकल लोग यहाँ पे इक्विटी जो है शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो उसके अंदर भी अगर मान लीजिए आपका कोई भी शॉर्ट टर्म यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके ऊपर भी आपका जो 15% की रेट से जो भी टैक्स वगैरह लगता है, तो उसके ऊपर भी ये 12,500 की रिबेट यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। लेकिन अगर वहीं पे मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, तो वहां पे आपको 1 लाख रुपए की रिबेट मिलती है, लेकिन उसके बियॉन्ड के ऊपर जो भी टैक्स आपका बनेगा, उसके अंदर ये 12,500 का क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए किसी की इनकम अगर सिर्फ 2 लाख रुपए, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, तो भाई उसको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पे हमने जान लिया कि 87A की रिबेट यहाँ पे नॉर्मल इक्वल इनकम और अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपकी 5 लाख रुपीज के ऊपर इनकम है, 5 लाख का इन द सेंस ये होगा कि मैं मानो कि यहाँ पे 10 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी है। अगर 10 लाख के ऊपर है, तो उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है कि 10 लाख के ऊपर आपको कैसे अपना टैक्स सेव करना है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपकी सैलरी यहाँ पे 10 लाख रुपीज है, और डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपके फॉर्म 16 के ऊपर ले चलता हूं। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ में बताना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली जितने भी सैलरी वाले पर्सन होते हैं उन सभी को यहाँ पे फॉर्म 16 मिलता है। तो आप अपने पास्ट ईयर के फॉर्म 16 को उठा लीजिए, और उसको जहां पे मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, उसको आसानी से आप कैलकुलेट करके अपना टैक्स यहाँ पे बचा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन, LTA HRA डिडक्शन, होम लोन EMI इंटरेस्ट, ATC डिडक्शन, 11B और ADD हेल्थ इंश्योरेंस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्म 16 अपना उठा लिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पार्ट बी के ऊपर जाएंगे, जहां पे पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे आपकी ना ग्रॉस सैलरी होती है, और यहाँ पे लिखा होता है सैलरी एज पर द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट लिखा होगा, मतलब इस साल भी जो आपको फॉर्म 16 मिलेगा, उसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये अमाउंट आपकी कंपनी जो लिख रही है वो लिखती रहेगी, वहां पे आप कुछ भी नेगोशिएशन या कोई भी टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे दिए होते लेस
अलाउंसेस टू द एक्सटेंड एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10। तो ये जो सेक्शन 10 है इसके अंदर कई सारे अलाउंसेस दे रखे, तो यहां पे आप अपनी जो है टैक्स प्लानिंग स्टार्ट कर सकते। अब गाइस जिनकी भी 5 लाख रुपए के ऊपर इनकम होती है, तो जैसे 10 लाख तक जो इनकम होती है उसमें सेक्शन 10 के अंदर अगर मैं एग्जाम्पशन की बात करूं तो मोस्टली यहां पे 2 टाइप की डिडक्शन हमेशा मिलती है, दैट इज द एलटीओ और एचआरए। अगर मैं एलटीए की बात करूं जो कि ट्रैवल कंसेशन होता है, राइट, जो कि आपकी कंपनी आपको रिम्बर्समेंट करती है, तो गाइस यहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं मिल पाती हैं क्योंकि जो ट्रैवलिंग वगैरह की जो चीजें हैं कंपनी के बिहाफ पे, ये कई लोगों के जॉब में होती ही नहीं है। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि आपका जो एलटी है वो भी यहां पे 0 होता है। अगर किसी का यहां पे लिखा हुआ है तो उसमें भी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी आपको जो प्रोवाइड कर रही है वही चीज यहां पे लिखी हुई होगी। सेकंड गाइस होता है एचआरए। अब गाइस यहां पे ये चीज इंटरेस्टिंग है क्योंकि मोस्टली सभी के केस में चाहे उसकी इनकम 8, 9, 10 लाख रुपए हो, डेफिनेटली हर कंपनी यहां पे एचआरए प्रोवाइड करती है। अगर ये एचआरए आपको नहीं मिल रहा है फिर भी आप नीचे जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो एक सेक्शन होता है 80GG का, जी हां, जहां पे आप अपना रेंट जो है यहां पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें आपको एक साथ क्लेम नहीं करनी है। अगर आपका एचआरए यहां पे दिया हुआ है तो नीचे जाके आपको फर्दर डिडक्शन यहां पे नहीं लेनी है। अब बात करते हैं कि एचआरए यहां पे कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंपली जो है एचआरए कैलकुलेटर की लिंक दे दूंगा। अब गाइस यहां पे क्या है, एक रूल लगता है, बेसिकली रूल बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर रह रहे हैं, प्लस आपको जो भी एचआरए रिसीव हुआ है, प्लस आप जितना भी रेंट पे कर रहे हो उसमें से 10% अपनी सैलरी का माइनस कर दीजिए। तीनों में से जो भी कम होगा वो बेसिकली आपका एचआरए डिडक्शन होगा। अब इसको आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहां पे क्या करना है, आपको सिंपली अपनी बेसिक सैलरी यहां पे डालनी है। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं यहां पे डाल देता हूं 9 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद में गाइस डीए को छोड़ दीजिए, कमीशन को छोड़ दीजिए, आपको सिंपली कितना एचआरए यहां से रिसीव हो रहा है। तो एचआरए आपका जो भी एचआर डिपार्टमेंट होगा उससे आप कंफर्म कर सकते हैं, और आपका जो फॉर्म 16 होगा उसमें भी आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में आपको कितना रिसीव हुआ था, इस साल भी आपको कितना रिसीव होने वाला है। तो वो सिंपली एचआरए यहां पे आपको लिखना है। उसके बाद में आता है गाइस रेंट पेड। ये रेंट पेड में आपका एक्चुअल के अंदर होना चाहिए कि एक्चुअल में आप कितना रेंट पे कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी बोलती है कि भाई हम तो 20,000 रुपए पर मंथ देंगे, मतलब 2,40,000 का एचआरए देंगे, लेकिन भाई आप जो रेंट है 30,000 रुपए के हिसाब से पे कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं यहां पे आप 3,60,000 रुपए एक्चुअल के अंदर रेंट पे कर रहे हैं। तो गाइस इसके ऊपर जब आप चीजें कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको जो एचआरए मिलेगा वो 2,40,000 का ही मिलेगा, मतलब जो आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो मैंने आपको जो भी रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप पे कैलकुलेट करके बता देगा कि मैक्सिमम यहां पे आपका एचआरए कितना एग्जेम्प्ट हो सकता है। तो गाइस इस कैलकुलेटर की मदद से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एचआरए रिसीव के अंदर यहां पे कोई भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो रेंट पे है उसके अंदर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट यहां पे कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना यहां पे एचआरए भी जो है प्लान कर लेना चाहिए। उसके अलावा भी गाइस कई बार क्या होता है, आपका जो फॉर्म 16 होगा उसके अंदर यहां पे एग्जेम्पशन लिखी होती है, यहां पे कोई भी उसका नाम नहीं दिया होता है, अदर एग्जेम्पशन लिखी होती है, तो वो भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर कोई आपको अदर एग्जेम्पशन मिल रही है जैसे यूनिफॉर्म के अलाउंसेस हो गए या और किसी टाइप के अलाउंसेस हो गए, तो यहां पे जो भी अमाउंट लिखा हुआ होता है वो भी आपको फर्दर यहां पे एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा गाइस यहां पे आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, तो किसी की कितनी भी सैलरी क्यों ना हो 50,000 रुपए की डिडक्शन फिक्स रहती है, वो 50,000 रुपए की डिडक्शन तो आपको मिलेगी मिलेगी। तो यहां पे आपको कोई भी टैक्स प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ही आपको 50 मिलेगा। इसके अलावा गाइस किसी का भी यहां पे अगर प्रोफेशनल टैक्स कर रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स केवल कुछ ही स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका वगैरह हो गया, तो अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स कर रहा है तो उसके ऊपर भी यहां पे आपको रिबेट मिल जाती है, तो वहां पे भी आपको टैक्स प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गाइस अगर आपका होम लोन चल रहा है, जो कि बहुत ही रेयर केसेस के अंदर होता है, अगर आपका होम लोन चल रहा है तो यहीं पे आपको जो है इंटरेस्ट की यहां पे डिडक्शन मिल जाती है, प्लस ईएमआई के ऊपर आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है पूरे साल भर के अंदर उसकी फुल्ली आपको 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा आपको प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो भी आपको एटीसी के अंदर यहां पे कवर हो जाता है। तो यहां पे आपको कोई भी टैक्स प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्टैंडर्डाइजेशन आपको मिल जाएगा, जो भी आपका प्रोफेशनल टैक्स होगा वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर होम लोन है तभी यहां पे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अब चलिए गाइस हम लोग चलते हैं नीचे नीचे, जो कि आता है चैप्टर 6A। अब गाइस अगर मैं चैप्टर 6A की बात करूं तो यहां पे फर्स्ट सेक्शन आता है अपना एटीसी का, और मोस्ट प्रोबेबली कॉमन सेक्शन है। जितने भी यहां पे सैलरी वाले एम्प्लॉय होते हैं, कई लोग क्या करते हैं इसको फुल्ली यहां पे यूटिलाइज कर लेते हैं, आपको भी यही करना है। इसके अंदर आपके सारे एलआईसी के इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, कोई भी यहां पे आपका जो भी टर्म प्लान होता है वो कवर हो जाता है, आपके बच्चों की फीस हो गई, आपका मान लीजिए कोई भी प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है वो यहां पे आपका डिडक्ट हो रखा है, आपकी कंपनी ने डिडक्ट किया है, आपने खुद ने यहां पे अकाउंट खुलवा के जमा करा रखा है, तो उसकी यहां पे आपको रिबेट मिल जाती है। इसके अलावा 5 साल की यहां पे फिक्स
डिपॉजिट हो गई, 3 साल के ELS म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो ये सारी चीजें मिला के यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए की यहाँ पे प्लानिंग करनी है। आपको इस तरह से यहाँ पे प्लान करना है कि भाई जैसे मेरे बच्चों की फीस कंपलसरी है तो उसकी तो मुझे ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट डिडक्शन मिलने ही वाली है। अगर मेरी कोई LIC चल रही है उसकी भी को बाय डिफॉल्ट डिडक्शन मिलने वाली है। तो उसके अलावा जो भी एक्सेस का अमाउंट है डेफिनेटली आप यहाँ पे ELS म्यूचुअल फंड के साथ में जा सकते हैं, जो आपको अच्छे खासे रिटर्न भी देता है, लॉक इन पीरियड भी उसका कम है और आसानी से ये जो 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है आपका फुलफिल हो जाता है। गाइस उसके बाद मैं नेक्स्ट डिडक्शन की बात करूं तो दैट इज द ATCCD1B। जी हाँ, ये बेसिकली एक NPS का सेक्शन है। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आपका अभी भी 5 लाख रुपए के नीचे इनकम नहीं जा रही है, मतलब 1.5 लाख तक आप पहुंच चुके, सब कुछ घटा चुके, ऊपर भी सब कुछ आपने घटा दिया है, फिर भी अगर आपकी इनकम 5 लाख के नीचे नहीं जा रही है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एक NPS का अकाउंट ओपन कीजिए और उसमें 50,000 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट कर दीजिए। जी हाँ, अगर आप 50,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो एडिशनल जो आपको 1.5 लाख ऊपर मिला है उसके अंदर एडिशनली ATCCD1B के अंदर आपको 50,000 रुपए का एडिशनल और डिडक्शन यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आसानी से आपकी जो भी इनकम होगी वो 5 के नीचे यहाँ पे चली जाएगी। इसके अलावा गाइस एक 5 लाख से 10 लाख स्लैब वाला यहाँ पे जो बंदा है वो इजिली यहाँ पे 80D के अंदर अपना जो है टैक्स यहाँ पे प्लान कर सकता है। 80D का भी गाइस मैं आपको कैलकुलेटर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ऑफिशियल कैलकुलेटर की लिंक। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, हमेशा एक तो आपसे पूछेगा कि आपका खुद का कितना मेडिकल इंश्योरेंस है, जिसके अंदर आप खुद आ गए, आपके स्पाउसेस आ गए, आपके बच्चे आ गए। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं एक 27 से 35 साल वाले एज वाले बंदे की मैं बात करूं तो वहां पे उसका 13 से 14,000 रुपए के समथिंग प्रीमियम जाता है पूरे साल भर का। सेकंड गाइस कॉलम होता है असेसी के पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स का भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर पेरेंट्स भी अगर अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं और वो अपनी ITR के अंदर दिखा रहे हैं तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर उनका प्रीमियम पे कर रहे हैं, खुद पे कर रहे हैं, उनकी कोई भी ITR वगैरह नहीं जाती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अब गाइस असेसी पेरेंट्स की बात करूं, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनका मैक्सिमम जो है प्रीमियम यहाँ पे 25,000 रुपए तक आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब 25 इनका हो गया और 25 आपका हो गया, टोटल मिला के 50,000 रुपए हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट होता है। इसमें क्या होता है, आपके यहाँ पे जो 25,000 की यहाँ पे जो लिमिट मिल रही थी वही लिमिट यहाँ पे घुमा फिरा के 50,000 रुपए और हो जाती है। जी हाँ, तो मतलब आपको पहले जो यहाँ पे 25 था वो सीधा यहाँ पे डबल हो गया, आपका तो 25 ही रहेगा। तो इजीली इस तरह से भी आप अपना टैक्स प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस कई बार क्या होता है, जो पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर उस केस में आपके मान लीजिए पेरेंट्स के मेडिकल बिल जमा हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर की कंसल्टेशन दे रहे, उनका कोई ऑपरेशन हुआ है या ऐसी कोई भी उनकी दवाइयाँ चल रही है, मान लीजिए उनकी डायबिटीज की दवाइयाँ चल रही है, तो उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं जहां पे मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं है, आप उनका प्रीमियम पे नहीं करते, तो वहां पे भी गाइस आप 50,000 रुपए तक के मेडिकल जो एक्सपेंडिचर वगैरह है वो यहाँ पे इजीली आप क्लेम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आपके पास में ये प्रूफ होना जरूरी नहीं है, इसके प्रूफ होना जरूरी नहीं है, आप प्रेजेंटिव बेसिस पे भी यहाँ पे या तो खुद का या फिर पेरेंट्स का 5,000 रुपए तक का आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यहाँ पे क्लेम आउट कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप का मतलब ये हो गया, नॉर्मली डॉक्टर के पास में आप जो हेल्थ चेकअप वगैरह कराते हैं अपनी मान लीजिए ब्लड शुगर का या फिर अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो नॉर्मली उसका 5,000 रुपए तक आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो लेकिन आपको दोनों कॉलम में से एक को ही भरना है, या तो आप खुद का भर सकते हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स का भर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से भी आप मैक्सिमम यहाँ पे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं 80D सेक्शन के अंदर। इसके अलावा गाइस जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, लेट सपोज अगर आपकी कंपनी आपको HRA प्रोवाइड नहीं करती है, स्टिल आप रेंट के ऊपर रहते हैं, आप रेंट पे करते हैं, आपके पास में रेंट की रिसिप्ट है, तो आप 80GG के अंदर यहाँ पे जो है अपनी डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे मैक्सिमम जो है 60,000 तक यहाँ पे जो है आप क्लेम करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर उसके बियॉन्ड आप करते हैं तो कई बार ना आपकी ITR जो है रिस्क असेसमेंट के अंदर आ जाती है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल से इसकी कंडीशन ये रहती है कि आपको HRA नहीं मिल रहा है और आप फिर भी यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं, आप सैलरी यहाँ पे पर्सन होने चाहिए, प्लस आपके पेरेंट्स का या कहीं के भी आप जिस भी सिटी के अंदर रह रहे हैं वहां पे उनका घर वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना इसका मतलब तो क्या हो गया, आप खुद के घर के अंदर ही रह रहे हैं और खुद के पेरेंट्स को यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं। लेकिन गाइस ये सिचुएशन उसी टर्म्स में यहाँ पे पॉसिबल है। मान लीजिए आपका घर है या आपके पेरेंट्स का जो घर है वो किसी दूसरी सिटी के अंदर है, लेकिन आप किसी और सिटी के अंदर जॉब कर रहे हैं, वहां पे आप रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, तो वहां पे अगर मान लीजिए अगर आपने होम लोन भी ले रखा है
है तो उसका होम लोन का डिडक्शन भी आप यहाँ पे जो है क्लेम आउट कर सकते हैं। प्लस आपको जो यहाँ पे जो सिटी के अंदर आप दूसरी सिटी के अंदर जो रेंट पे कर रहे हैं उसका भी यहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम आउट कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी यहाँ पे कंडीशन होती है कि 5,000 रुपए पर मंथ या फिर 25% ऑफ द टोटल इनकम या फिर एक्चुअल रेंट और उसमें से 10% लेस कर दीजिए। तीनों में से भाई जो भी मतलब मिनिमम होगा, जो भी लेस होगा वो यहाँ पे आपको अलाउ होगा। तो एज पर द माई एक्सपीरियंस ये हमेशा ऑलमोस्ट 60,000 मैक्सिमम निकल के आता है। तो आप भी इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका भी डेफिनेटली यहाँ पे 60,000 ही निकल के आने वाला है, क्योंकि 5,000 रुपए का रेंट तो भाई बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो गया, मतलब सबसे ज्यादा लोअर तो वही यहाँ पे रहने वाला है। सो गाइस इस तरह से यहाँ पे वेरियस सेक्शन के अंदर आप जो यहाँ पे इजीली यहाँ पे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप एक टैक्स अपनी जो टैक्स प्लानिंग है एक एक्सपर्ट के साथ में करवाना चाहते हैं, सिंपली मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप हमारे थ्रू यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।